January 2023 to October 2025, nearly 40,000 Indian startups collapsed. एंड यही नहीं, अकेला इंडिया में 2025 में 11,223 स्टार्टअप्स शट डाउन, जो कि डबल थे हमारे प्रीवियस ईयर से, यानी कि 2024 से। एंड ये सिर्फ आपको लग रहा हो कि इंडिया का ये आंकड़े हैं, एक्चुअली ऐसा नहीं है। ग्लोबली 90% ऑफ स्टार्टअप्स फेल इन इनिशियल 2 to 3 ईयर्स। ठीक है, इसमें मतलब इंडिया एक अकेला एक्सेप्शन नहीं है। मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, सिलिकॉन वैली में 9 out of 10 स्टार्टअप्स फेल। ठीक है, तो एक्चुअली ऐसा होता क्यों है? वाई डज दिस हैपन? स्टार्टअप्स वर ऑलवेज हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड। ठीक है, तो मतलब कि ऐसा हम कुछ एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि अगर 100 स्टार्टअप्स बने हैं तो उसमें से 70-80 हमें सक्सेस ही मिलेंगे। एक्चुअली ऐसा नहीं है। नाउ लेट मी टेल यू वाई दे एक्चुअली फेल। सबसे पहले अगर हम चीज़ देखें तो इसमें हमको देखने को मिलेगा ब्रोकन बिजनेस फंडामेंटल्स। जो नॉर्मल बेसिक्स होते हैं, जो कोर होते हैं बिजनेस के, कुछ स्टार्टअप्स के वही हिले हुए होते हैं। ठीक है, एंड एक चीज़ बताई जाती है, ये मोस्टली जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, स्टार्टअप्स के जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, वो एक चीज़ बोलते हैं, ग्रोथ बिल्ट ऑन डिस्काउंट्स एंड इन्वेस्टर मनी डजंट लास्ट फॉर एवर, विच इज़ एक्चुअली ट्रू। तो मैं आपको रूट कॉज बताता हूँ कि क्या होती है। सबसे पहली रूट कॉज इज़ नो मार्केट नीड। मतलब कि मार्केट को आपका प्रोडक्ट चाहिए ही नहीं, एंड तब भी आपने वो बाहर से कॉपी पेस्ट करके इंडिया में भी ला दिया। मोस्टली हम लोग क्या देखते हैं कि कुछ स्टार्टअप्स होते हैं जो सिलिकॉन वैली में कोई एक अच्छा प्रोडक्ट चल रहा होता है, बाहर में अच्छा प्रोडक्ट चल रहा होता है, उसे कॉपी पेस्ट करके इंडिया में ले आते हैं। हमारा सबसे अच्छा एग्जांपल है ओला। मतलब हाँ चलो, ओला तो तब भी चल जाता है, ठीक है, एक्चुअली ओला का यूज़ आ भी रहा है इंडिया में, भले ही वो बर्न कर रहे हैं बट एक्चुअली यूज़फुल है। बट अगर हम दूसरी चीज़ें देखें, मैं आपको कुछ ऐप्स के नाम बताऊंगा। सबसे पहला हमारा नाम है frankly.me। अब ये 2013-14 के टाइम पे पीक पर पहुंच चुका था, एंड उस टाइम पर इन्होंने काफ़ी अच्छी खासी फंडिंग उठाई थी। इनका काम क्या था? ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे जहाँ पर जो व्यूअर्स हैं वो अपने फेवरेट सेलिब्रिटी से कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एंड जो सेलिब्रिटी होंगे वो एक शॉर्ट वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे इनके लिए। ठीक है, एंड क्या कहते हैं, ये जो लोग हैं ये भी अपने खुद वीडियोस डाल सकते हैं, उनको रिस्पॉन्स दे सकते हैं और क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अब लोगों को तो लगा था कि ये बहुत अच्छा चलेगा, काफ़ी सारे लोग भी आ गए थे, बट इवेंचुअली हुआ क्या? इन सारे फेम के मिलने के बाद जब इनको इन्वेस्टर्स का पैसा भी मिल गया, स्टिल ये कंपनी चल नहीं पाई, इंडिया में फ्लॉप हो गई। क्यों? बिकॉज व्यूज़ आर नॉट बिजनेस एंड हाइप इज़ नॉट सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, इस चीज़ पर व्यूज़ को देख के समय, व्यूज़ को देखकर और सिर्फ हाइप को देखकर आप ये नहीं बता सकते हो कि ये चीज़ सस्टेन करेगी या फिर नहीं करेगी। एंड हमारा दूसरा एग्जाम्पल है स्कूल जीनी। स्कूल जीनी, अब आई डोंट थिंक मोस्ट लोगों को पता होगा। स्कूल जीनी एक स्कूल के लिए ही ईआरपी सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता था। ईआरपी सॉफ्टवेयर, स्टूडेंट सॉफ्टवेयर, स्कूल्स को बैक एंड एक्चुअली प्रोवाइड करता था, एज वेल एज स्टूडेंट्स को ऐप्स प्रोवाइड करता था। ठीक है, इस चीज़ के लिए। एंड इन्होंने थोड़ा बहुत जो है ये कॉपी ही किया था दूसरी कंट्रीज से इंडिया में, एज वेल एज ये थोड़ा बहुत लेट भी हो गए थे अपना परफेक्ट सोल्यूशन मार्केट में लॉन्च करने की वजह से, जिसकी वजह से दूसरे प्रोडक्ट्स पहले मार्केट में आ गए एंड उन्होंने अपनी जगह बना ली, एंड इवेंचुअली क्या हुआ, ये फेल हो गए। हमारा सेकंड पॉइंट है कैश क्रंच या फिर ओवरबर्न। अब यूजुअली स्टार्टअप्स क्या करते हैं कि अपने प्लेटफॉर्म पे, अपने प्रोडक्ट पे लोगों को बुलाने के लिए हेवी डिस्काउंट्स देते हैं, ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करते हैं, जिसकी वजह से वो अपना कैश जो उनके पास रिजर्व होते हैं उन्हें वो बर्न करते हैं। एंड यूजुअली ये वाला जो कैश होता है वीसी से उनको मिलता है। अब एक टाइम के बाद जब वो जो इनके पास यूज़र्स आते हैं वो कन्वर्ट नहीं हो पाते लॉयल कस्टमर्स में, तब ये जो वीसी का पैसा होता है ये ख़त्म होने लगता है। ठीक है, एंड वो ज़्यादा समय तक उस कस्टमर को, उस व्यूअर को अपने ऐप पे, अपने प्लेटफॉर्म पे सस्टेन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ये लोग कर देते हैं ओवन बर्न, एंड वो व्यक्ति फिर वहाँ से चला जाता है। इस चीज़ की वजह से भी काफ़ी सारे स्टार्टअप्स फेल कर जाते हैं। थर्ड पॉइंट आता है हमारा पुअर लीडरशिप एंड टीम इशूज़। अब सिर्फ पैसों से ही एंड क्या कहते हैं हमारे इनएफिशिएंट तरीक़ों से ही बिजनेसेस लॉस नहीं होते, कुछ ये भी पॉइंट्स हमारे आते हैं इसमें। एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, एस्ट्रा। एस्ट्रा एक मेडिसिन डिवाइस स्टार्टअप था। ठीक है, काफ़ी अच्छा था, लोग कह रहे थे कि इसमें बहुत स्कोप है, बहुत अच्छे से इंडिया में फट सकता है अगर इसमें राइट एफर्ट्स मारे गए तो। बट होता क्या है, इनके को फाउंडर्स के बीच एक मेसी डिस्प्यूट हो जाता है, जिसकी वजह से इवेंचुअली इन्हें अपने ऑपरेशंस बंद करने पड़े। फोर्थ इज़ ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज।
एंड आई थिंक दिस इज़ द मेजर कॉज ऑफ मोस्ट स्टार्टअप फेलियर्स, चाहे वो नॉर्मल स्टार्टअप हो, ठीक है, एक बेसिक सा सबसे छोटे लेवल का स्टार्टअप, या फिर जिसको भाई हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस की फंडिंग मिल चुकी है, उन सब में ये काफ़ी मेजर दिक्कत आती है। इनएफिशिएंट ऑपरेशंस। अब लैक्स एग्जीक्यूशन एंड अनकंट्रोल्ड कॉस्ट ऑफन प्रूफ फेटल। अब आपको वीसी से फंडिंग तो मिल गई, ठीक है, आपने कई जगह से पैसे उठा लिए, बट एक्चुअली आपको वो यूज़ ही नहीं करना आ रहा कि एफिशिएंट तरीके से उसको कैसे यूज़ करें कि जो कस्टमर है एक्चुअली वो हमारे ऐप पे सस्टेन हो जाए, हमारा जो ऐप है वो एक्चुअली बेटर हो जाए, जो यूज़ में आ सके लोगों के। बस यही नहीं कि एडवर्टाइजमेंट पे हर जगह चिपका दिया ऐप, लोगों को जस्ट डिस्काउंट देकर बुला लिया, वहाँ पर हम सीमित हो गए। नहीं, एक आपको एग्जांपल बताता हूँ स्टेजिला का। इनके पास $33 मिलियन की फंडिंग थी, ठीक, एंड ये तब भी फेल कर जाते हैं। क्यों? फेल्ड ड्यू टू अनसस्टेनेबल ऑपरेशनल कॉस्ट एंड कॉन्स्टेंट लॉसेस। अब इनके जो एक्सपेंसेस थे, ठीक है, वो कॉन्स्टेंटली इनके हाई रहे। इन्होंने उस पर कुछ ज़्यादा अपना अपने क्या कहते हैं ऑपरेशन को एफिशिएंट बनाया नहीं वहाँ पे, जिसकी वजह से ये लोग फेल कर गए। हाई बर्न, अनरियलिस्टिक प्राइसिंग, मिसिंग मार्केट रिसर्च एंड सिंपली बीइंग टू अर्ली या फिर बीइंग टू लेट, ये चीज़ें आपको दिक्कत दे देती हैं टू मेंटेन अ गुड पोजीशन इन द मार्केट। आपको बताता हूँ अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी पैराडॉक्स। एक्चुअली प्रॉफिटेबिलिटी का पैराडॉक्स हमारा होता क्या है भाई? फाउंडर्स हमारे दे चूज़ स्केल ओवर प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है, बिकॉज वीसीज को भी यही चाहिए। अब वो समझते हैं हमारे फाउंडर्स कि अगर वो ज़्यादा स्केल कर जाए, ज़्यादा लोगों के बीच में पहुंच जाए, ज़्यादा यूज़र बेस अपने ऐप पे बना ले, इसकी वजह से वो डोमिनेंट पोजीशन हासिल कर लेंगे एक मार्केट में, जिसकी वजह से जो दूसरे प्लेयर्स हैं वो नहीं सस्टेन कर पाएंगे। मतलब कि एक सिंपल सी चीज़ है, जितने पैसे बर्न करके कस्टमर्स को अपने पास खींच के ला सकते हो उतना खींच के लाओ, ताकि जो दूसरे प्लेयर्स हैं जब तक उनका पैसा ख़त्म ना हो जाता तब तक तुम अपने क्या कहते हैं बर्न करते रहो, ताकि कस्टमर इवेंचुअली तुम्हारे पास ही आए एंड दूसरे स्टार्टअप्स फेल कर जाएं। सिंपल सी ये चीज़ थी। अब इस चीज़ की वजह से फार्मेसी लॉस्ट 2531 करोड़ इन इनका फाइनेंशियल ईयर 2024। स्विगी लॉस्ट 2350 करोड़ एंड ओला इलेक्ट्रिक हमारे 1000 करोड़ के आसपास इन्होंने भी लॉस किया। हमारे इंडिया में 112 यूनिकॉर्न्स हैं एंड उन 112 यूनिकॉर्न्स में से सिर्फ 45 ही हैं जो प्रॉफिटेबल हैं, बाकी सारे ही लॉस करते हैं। एंड जो 45 प्रॉफिटेबल है इसमें से कुछ ही होंगे जो एक्चुअली अच्छा खासा प्रॉफिट कर रहे हैं, बाकी सारे तो जस्ट टच ही करे हैं प्रॉफिटेबिलिटी के मार्क को। अब उन जो बचे हुए स्टार्टअप्स हैं, उन बचे हुए स्टार्टअप्स का कंबाइंड लॉस होता है हमारा 21,472 करोड़ का। बट स्टिल वीसी रिवॉर्ड करता है हमारे यूज़र्स को, ना कि प्रॉफिटेबिलिटी को। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि वीसी क्यों हमारे बिना प्रॉफिटेबिलिटी को देखे जस्ट बिजनेसेस में, स्टार्टअप्स में पैसे जलाने के लिए उनको दे देता है। जस्ट पता है वीसी क्या सोचते हैं? वीसी हमेशा किसी एक कंपनी में ही इन्वेस्ट नहीं करेगा, वो इन्वेस्ट करेगा एक कंपनी से उनके राइवल कंपनीज में भी, ठीक है, कई सारी में एक साथ। एंड वो बेट करते हैं कि इनमें से अगर एक दो भी चल गई तब भी उनके जो पैसे हैं वो सारे रिटर्न आ जाएंगे, ठीक है, काफ़ी अच्छे लेवरेज के साथ। अब इसी होप में वो लोग सब में इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। एंड वो सभी को कहते हैं कि आप जितना ज़्यादा बर्न कर सकते हो, जितना ज़्यादा लोगों को ला सकते हो, जितनी ज़्यादा फास्ट ग्रोथ दिखा सकते हो उतना करो, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि लोग प्रॉफिटेबिलिटी को थोड़ा साइड कर देते हैं, फाउंडर्स प्रॉफिटेबिलिटी को थोड़ा साइड कर देते हैं एंड मेन फोकस बनाते हैं अपना यूज़र्स को ऐप पर लाने का, अपने यूज़र्स को प्रोडक्ट यूज़ करवाने का, एक्सपेंसेस कट करने का, हैवी डिस्काउंट देकर लोगों को अपने पास रखने का, ठीक है। एक्चुअली ये चीज़ हमारे एक कंपनी थी फ्लिपकार्ट, उसके लिए काम भी कर रहा था, क्योंकि जब इंडिया में अमेज़ॉन आया था नया नया, फ्लिपकार्ट को अपनी जगह बनानी थी। अब अगर वो अपनी स्लो ग्रोथ करते रहते तब आई डोंट थिंक कि वो आज जहाँ पर है वहाँ पर रह पाते, ठीक है। कब का अमेज़ॉन उनका मार्केट ख़त्म कर चुका होता। बट फ्लिपकार्ट ने क्या किया? फ्लिपकार्ट ने बाहर के वीसी से अपने फंडिंग उठाई एंड उस फंडिंग को यूज़ किया अपना कस्टमर बेस बनाने का, हैवी डिस्काउंट देने का, बिग बिलियन डेज को लॉन्च करने का। एंड उससे क्या हुआ आप सबको पता है कि आज हमारे इंडिया में दो मेजर हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं ऑनलाइन, एक अमेज़ॉन हो गया एंड दूसरा फ्लिपकार्ट। नाउ लेट मी टेल यू अबाउट स्ट्रगल्स ऑफ प्रॉफिट फॉर स्टार्टअप्स। स्ट्रगल्स ऑफ प्रॉफिट फॉर स्टार्टअप्स यानी कि वो वाले स्टार्टअप्स जो शुरुआत से ही फोकस करेंगे सिर्फ प्रॉफिटेबल रहने का। मान लो आपको एक स्टार्टअप करना है एंड
आपको रहना है प्रॉफिटेबल फ्रॉम द डे वन, ठीक है। मतलब आप एकदम स्लो स्टार्ट करेंगे, ठीक है, सबसे स्मॉल स्टार्ट करेंगे, खुद से ही आप क्या कहते हैं बहुत कम टीम बनाएंगे या फिर टीम लेंगे ही नहीं, एंड आप धीरे धीरे बनाना स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने एक ई कॉमर्स ब्रांड खोला है, ठीक है। अब उस ई कॉमर्स ब्रांड को चलाने के लिए, उसको रन करने के लिए विदाउट एनी टीम आप पहले खुद ही अपने सारे काम करते हैं, ठीक है। आप धीरे धीरे ग्रोथ करते हैं, आपके डेली के पहले 5, 10, फिर 100, 1000, इस तरीके से आपके कस्टमर बेस बढ़ेगा। एंड जैसे जैसे कस्टमर्स आएंगे फिर आपका प्रोडक्ट लेंगे, आप उन प्रोडक्ट को बेच के जो प्रॉफिट आएगा उससे धीरे धीरे अपनी टीम बढ़ाएंगे। तो ये आपकी हो जाएगी एक स्लो ग्रोथ एंड आपका बूटस्ट्रैप्ड स्टार्टअप। ये मतलब प्रॉफिटेबल तो होगा, बहुत कम प्रॉफिटेबल होगा, बट ये वीसीज़ को पसंद नहीं आएगा। अगर आप चाहेंगे भी कि अपने स्टार्टअप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए आप वीसीज़ के पास जाएं, तो वीसीज़ को आपका ये वाला आइडिया, ये वाला प्लान बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। पता है, वीसी बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप स्लो ग्रोथ के साथ साथ चले, क्योंकि स्लो ग्रोथ का मतलब कि आप टाइम से थोड़ा पीछे चल रहे हो। आपके स्लो ग्रोथ की वजह से आपकी इवैल्यूएशन भी स्लोली बढ़ेगी, एंड ये चीज़ उन्हें नहीं चाहिए। वीसीज़ का पता है मेन गेम क्या होता है कि वो स्टार्टअप्स को फंड तो कर देंगे, बहुत ज़्यादा बीफ कर देंगे उनको मनी के साथ, एंड वो चाहते हैं कि धीरे इनकी ना इमेंसली इनकी वैल्यूएशन बढ़ जाए, एंड मेनली जब इनकी बेस्ट वैल्यूएशन आए तब वो एग्जिट ले ले। एंड आपको ये वाला गेम तो पता ही होगा कि स्टार्टअप्स पे अंधाधुंध पैसा डालते हैं, ठीक है। इंडिया में बहुत अच्छा सा मार्केट बेस अपना बना लेते हैं, बहुत कस्टमर ले लेते हैं, एंड जैसी आईपीओ आता है, आईपीओ में दिखता है कि यार इनके पास तो बहुत अच्छे कस्टमर्स हैं, बहुत ज़्यादा कस्टमर्स हैं, लोग आईपीओ खरीदते हैं, एंड जितने भी वीसीज होते हैं उनको एग्जिट मिल जाता है काफ़ी अच्छा खासा। तो ये गेम है एंड ये चलती आ रही है बहुत समय से, एंड मोस्टली वीसीज इसको अपनी एक अच्छी गेम मानते हैं। अब इसकी ये जो आपकी वेरी स्लो ग्रोथ है ना, इसकी लो वैल्यूएशन होगी, एंड ये जो आपकी वीसी है उसके एग्जिट को लिमिट कर देगा। तो सबसे पहली चीज़ ये उसको नहीं पसंद होगा। एंड आपका दूसरा खतरा, अगर आप ऐसे स्लोली चलना चाहेंगे प्रॉफिटेबिलिटी के साथ साथ, तो मान लो आपका ये जो ई कॉमर्स ब्रांड था, ये आपने स्लोली अपने ही बूटस्ट्रैप मनी से इसको रन किया। अब होगा क्या, एक इवेंचुअली भाई लॉस मेकिंग दानव आपका राइवल वो आएगा एंड आपको कुचल के ले जाएगा। आपके कुचल के सारे आपके कस्टमर बेस एक बारी में ले जाएगा। वो 1-2 महीने के लिए कुछ अपने वीसीज के पैसों से हैवी डिस्काउंट निकालेगा, ठीक है। आपके कस्टमर सारे चले गए, एंड अब वो उस क्या कहते हैं जो दूसरा ई कॉमर्स ब्रांड है उसके लॉयल कस्टमर बन गए। आपके इतने सालों की मेहनत वो सारी धरी की धरी रहेगी। ये स्ट्रगल होते हैं हमारे सिर्फ प्रॉफिट फर्स्ट स्टार्टअप्स के। बट स्टिल अब ये नहीं कह सकते कि अगर स्टार्टअप्स फेल होते हैं तो ये बुरी चीज़ है। एक्चुअली ऐसा नहीं है, काफ़ी सारे लोग फेल करने के बाद ही सीखते हैं, ठीक है। इनफैक्ट एक कहावत भी है हमारी, धीरे धीरे रह मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु होए फल होए। हर चीज़ अपना समय लेती है। अगर एक गार्डनर अपने खेत में 100 बार भी पानी डाल देगा तब भी फल नहीं आएगा। फल कब आएगा, जब सही सीज़न होगा, ठीक है। इसी की वजह से, एंड आपको कुछ एग्जांपल भी बता दूं, जैक मा ने अलीबाबा को स्टार्ट करने से पहले उनके कितने सारे फर्म्स थे, कितने सारे स्टार्टअप्स थे जो उनके फेल हुए थे। इवन एलॉन मस्क की स्टोरी तो सबसे ज़्यादा फेमस है। स्पेस एक्स में उनके 3 रॉकेट्स फेल हुए थे, तब जाके उनका चौथा रॉकेट सही हुआ था, एंड उन्होंने एक्चुअली एक जनरेशनल लीप मारी थी। थैंक यू सो मच।